हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी क्लब। तो जैसे ही हम लोग न्यू क्लास में एंटर करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि इस क्लास के लिए हम पढ़ाई कैसे करें। और जब वो न्यू क्लास 10 हो तब तो कंफ्यूजन के साथ साथ डर भी आ जाता है। हम तरह तरह की बातें सोचते हैं कि हम इस तरह से पढ़ेंगे, हम उस तरह से पढ़ेंगे, बट हमारा वो प्लान्स बस प्लान्स ही बनकर रह जाता है और हम कहीं बीच में फंसकर रह जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे गाइड की जो आपको शुरू में ही बता दे कि किस तरह से क्लास 10 के लिए पढ़ा जाता है। वो गाइड आपके टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर ये वीडियो हो सकता है जो कि आप अभी देख रहे हो। तो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमें किस तरह से क्लास 10 के लिए पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, जब हम पहली बार क्लास 10 में आते हैं तो हमारे पास बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियोस जो कि आगे आएंगी उन वीडियोस को भी आप देख सको। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सेट गोल। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ इन सेटिंग योर गोल। तो देखो, किसी भी राह पर चलने से पहले हमें मंजिल जरूर तय कर लेना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। बिना मंजिल के आप किसी राह पर बस भटकते रह जाओगे, कोई एक जगह पे पहुंच नहीं पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले मंजिल फिक्स करना यानी कि गोल फिक्स करना वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है सक्सेस पाने के लिए। तो सबसे पहले अपना गोल सेट करो कि इस एग्ज़ाम में आपको यानी कि 10th के एग्ज़ाम में आपको कितना परसेंट चाहिए। और ये गोल सेट करते समय अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये मत सोचो कि मेरे तो पहले इतने आए हैं, अब मैं क्लास 10 में इतना कहाँ से ला पाऊंगा। तो अपने गोल को कभी भी छोटा मत सेट करो, चाहे आपके पास्ट में कितने भी कम मार्क्स क्यों ना आए हो, लेकिन इस एग्जाम में आप अपना गोल सबसे हाई रखो। पहले जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने नए गोल को सेट करो और अपने आप से प्रॉमिस करो कि आप इस बार तबाही मचा दोगे। जब आप अपने आप से प्रॉमिस कर लोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सेकेंड पॉइंट आता है डोंट थिंक इट्स टू हार्ड। हम लोग गोल तो सेट कर लेते हैं, फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं कि ये गोल तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो नहीं, हमें ये सब नहीं सोचना है। आपको सारे चीज को भूलकर बस मेहनत करना है। आप ये मत सोचो कि आपसे ये गोल जो आपने सेट किया है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपने पहला काम कर लिया कि आपने गोल सेट कर लिया और उस गोल पर डटे रहो, उसके लिए मेहनत करो, ना कि बस ये सोचो कि ये गोल तो बहुत ही मुश्किल है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और एक बात ये भी है कि आप लोगों को बचपन से ही 10th के बारे में घरों में और स्कूल्स में बहुत ही डराया गया होगा और इससे आपको लगता होगा कि 10th बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यकीन मानो, जितना आप 10th को मुश्किल समझते हो ये उससे कहीं ज़्यादा ईजी है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हो, थोड़ा सा भी मेहनत करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन केवल आपको अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और वो कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता ही रहा हूँ। तो किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, मतलब स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। शुरू से शुरू करो। आप लोग में से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हो कि पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करूँ, पहले इजी चैप्टर्स करूँ या पहले मुश्किल चैप्टर्स को देखूँ। तो मेरी मानो तो आप बिल्कुल शुरू से शुरू करो, मतलब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर के एंड तक जाओ सीक्वेंस से। मतलब पहले चैप्टर 1 करो, फिर चैप्टर 2 करो, फिर चैप्टर 3 करो और ऐसे करके फिर एंड तक जाओ, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सारे में आप यही करो। क्योंकि इजी चैप्टर्स हो या हार्ड चैप्टर्स हो, पढ़ना तो आपको दोनों ही है। तो स्टार्ट से स्टार्ट करके एंड तक जाओ।
और सीक्वेंस में पढ़ने का एक बेनिफिट ये रहता है कि आगे के चैप्टर्स में कुछ टर्म्स रीयूज्ड होते हैं, ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि पीछे के चैप्टर्स में ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं। तो वो सारे टर्म्स को आपको समझने में मुश्किल हो जाएगा अगर आप पीछे के चैप्टर्स को छोड़कर पहले आगे के चैप्टर्स को करोगे तो इसलिए जब आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तो जो भी आपको रीयूज्ड टर्म्स मिलेंगे वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगे क्योंकि वो आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो इसलिए स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से स्टार्ट करके एंड तक जाओ। फोर्थ पॉइंट आता है मिनिमम 4 आवर्स ऑफ डेली स्टडी। तो आप लोगों में से बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि आपको कितना देर पढ़ना चाहिए। तो वैसे तो ये बात टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने देर पढ़ सकते हो, और जाहिर सी बात है आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपको उतना ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ज़्यादा का ये भी मतलब नहीं है कि 8-8 घंटे आप दिन के पढ़ो, 8-8 घंटे भी आपके लिए बहुत हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 4 आवर्स अ डे पढ़ाई करना चाहिए, और मैं ये अभी के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, यानी कि जून के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि मई तो एंड ही हो चुका है। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो अभी से आप अगर कम से कम 4 घंटे भी पढ़ाई करोगे पर डे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन आप ये वीडियो जून मंथ के बाद देख रहे हो तो जून मंथ के जितने मंथ बाद देख रहे हो उतना आवर्स इस 4 आवर्स में ऐड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी से आपको कितना घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आप ये वीडियो किसी ऐसे टाइम पे देख रहे हो जब आपका मिनिमम आवर्स भी 8 आवर्स से ऊपर आ रहा है, तब आपको नहीं लगता कि इस वीडियो के लिए आप कुछ ज़्यादा ही लेट हो। 8 आवर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कम से कम 6 घंटे अब मन से पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो अब हम लोग नॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं। ऐसे आइडियली मैं बात करूं तो दिन का अगर आप 6 घंटा पढ़ लोगे, चाहे आप किसी भी टाइम पे देख रहे हो, चाहे आप जून में देख रहे हो, चाहे आप जुलाई में देख रहे हो, या फिर किसी भी टाइम पे देख रहे हो, आप अगर आप दिन के 6 घंटे पढ़ लेते हो तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप उतना नहीं कर सकते हो तो अभी के रिस्पेक्ट में कम से कम 4 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। एक इम्पॉर्टेंट बात ऐड कर देता हूँ, आप जितना भी देर पढ़ो तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको लगातार पढ़ना है, मतलब कि लगातार 4-4 घंटा या 6-6 घंटा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पढ़ो, ब्रेक ले लेकर पढ़ो। आपको 1 घंटा पढ़ना है वैसे पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो फिर ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद 1 घंटा पढ़ो फिर ब्रेक ले लो, ऐसे करके भी आप पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको एकदम जितना भी आवर आपने सेट किया है पढ़ाई करने का वो लगातार पढ़ लो। तो अगर आप वैसा करोगे तो कुछ दिन तो आप कर लोगे, लेकिन फिर आगे आप उसको कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। तो बेस्ट मेथड यही होगा कि आप ब्रेक ले लेकर पढ़ो। फिफ्थ पॉइंट आता है बी रेगुलर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना भी आपने अभी तक पॉइंट को सुना है और जितना आप आगे पॉइंट्स को सुनोगे उन सब में से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी रेगुलर। चाहे जिस भी टाइम से आप पढ़ना शुरू करो उस टाइम से अपने पढ़ाई में रेगुलर रहो। ऐसे नहीं कि एक दिन पूरा जोर का पढ़ लिया और अगले 4 दिनों तक फिर नहीं पढ़ा, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक दिन तो पूरा 8 घंटा पढ़ लिया और दूसरे दिन भी पूरा 10 घंटा पढ़ लिया, फिर तीसरा दिन से पढ़ाई गोल, तीसरा दिन नहीं पढ़ा, चौथा दिन नहीं पढ़ा, ऐसे करके बहुत दिन तक नहीं पढ़ा, और फिर उसके बाद रियलाइज होता है कि हमें पढ़ना चाहिए, तो फिर हम लोग दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो यकीन मानो आपका सारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। जिस भी दिन से पढ़ाई शुरू करो उसी दिन से अपने आप से ये प्रॉमिस कर लेना कि मैं रेगुलर रहूंगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपने जो अपना गोल सेट किया है उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, उसको आपको भूल जाना पड़ेगा। सो प्लीज बी रेगुलर। इवन संडेज को भी आपको अपना पढ़ाई मिस नहीं करना है। भले ही उस दिन आप कुछ नया मत पढ़ो, बट जो भी आपने एक वीक में पढ़ा है उसका एक छोटा सा टेस्ट ले लो, लेकिन संडेज को भी पढ़ना। सिक्स्थ पॉइंट आता है गिव प्रेफरेंस टू NCERT। तो आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT बुक को प्रेफरेंस देना है। क्यों? क्योंकि 95% क्वेश्चन आपके NCERT बेस्ड होते हैं और उसमें से भी ज़्यादातर क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम होते हैं NCERT बुक से, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान NCERT पे देना है। भले आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए
तो बस उस टॉपिक को रेफरेंस बुक से समझ लो, बट प्लीज पूरे चैप्टर के लिए रेफरेंस बुक लेकर ही मत बैठ जाना। अगर ऐसा करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इससे वेस्ट होता है। मैथ्स में भी सबसे पहले एनसीईआरटी ही सॉल्व करना, और मैथ्स में तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो उसमें भी सबसे पहले आप एनसीईआरटी ही सॉल्व करना और फिर प्रैक्टिस के लिए कोई अदर बुक साथ में रख लेना। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको प्रेफरेंस एनसीईआरटी पर ही देना है, इस बात को आप गांठ बांध कर रख लो। सेवेंथ पॉइंट आता है, डोंट गो टू डीप इन एवरी टॉपिक, पे मोर अटेंशन टू इजी एंड एवरेज टॉपिक्स। हमने बुक्स के बारे में तो जान लिया, बुक के बाद एक गलती हम ये करते हैं कि हम लोग हर टॉपिक के डीप में चले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है और हमें उन टॉपिक्स के डीप में जाकर अपने टाइम को किल करने की जरूरत नहीं है। और कई बार हम नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक के डीप में जाकर वहीं फंसकर रह जाते हैं और इजी और एवरेज टॉपिक्स पर अपना ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको सबसे पहले इजी एंड एवरेज टॉपिक्स को ध्यान देकर उस पर कमांड करना है, और उसके बाद जो उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है वो आपको पढ़ लेना है, बस ऐसे ही, उसमें भी ज्यादा डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है। तो देखो, जो इजी टॉपिक्स होते हैं, जो एवरेज टॉपिक्स होते हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके अलावा ज्यादातर टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस बात को भी पता करने के लिए एक तरीका ये है कि आप चैप्टर तो पढ़ लो पूरा, और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन बैंक में देख लो कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। यस, तो आपको शुरुआत से ही क्वेश्चन बैंक अपने साथ रखने की जरूरत पड़ेगी। तो एक सजेशन मेरा यहाँ भी है कि आप शुरू से ही अपने साथ क्वेश्चन बैंक रखना। जो क्वेश्चन बैंक्स आते हैं अलग अलग कंपनीज के, उसमें से कोई एक अच्छा खरीद लेना हर सब्जेक्ट के लिए, और उसको हमेशा अपने साथ रखना कि आप चैप्टर फिनिश करने के बाद उस क्वेश्चन बैंक में डायरेक्ट देख सको कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और उन टॉपिक्स पे फिर आपको कमांड करना है। तो इस तरह से आपको जो उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है उसमें टाइम वेस्ट करने से बचना है। एट्थ पॉइंट आता है, स्टडी ईच टॉपिक एज मैनी टाइम्स एज यू कैन। हाँ, तो आपको हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ना चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हम क्या करते हैं कि हम एक टॉपिक को एकदम खूब सारा समय देकर उस पर कमांड तो कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, उस टॉपिक को एकदम छोड़ देते हैं और सीधे एग्जाम के समय उस टॉपिक को वापस से देखते हैं, और देखते ही पता चलता है कि हमारा वो टॉपिक माइंड से पूरा गायब हो गया। हमारा सारा मेहनत एक झटके में बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ना होगा, ना कि बस एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया और उसके बाद छोड़ दिया। अगर ऐसा करोगे तो फिर वैसा ही होगा जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो आपको आगे पढ़ने वाले टॉपिक से भी ज्यादा ध्यान जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है उस टॉपिक पे देना होगा। होप आपको ये बात समझ में आया होगा। जो आप आगे पढ़ने वाले हो पहली बार, उस पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान आपको देना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसको हमेशा दिमाग में बना के रखना। टाइम टू टाइम उन टॉपिक्स का रिवीजन करते रहना। नाइन्थ पॉइंट आता है, टेक द एडवांटेज ऑफ द लॉकडाउन। आप में से बहुतों को लग रहा होगा कि आप लोग बहुत अनलकी हो, क्योंकि आपको इस साल स्कूल जाने को नहीं मिल रहा है और आपकी पढ़ाई रुकी हुई है। लेकिन आप मेरा यकीन मानो, आप लोग बहुत लकी हो। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ने के लिए इतना फ्री टाइम मिल गया है। आप ही सोचो, आप स्कूल जाते तो आपका कितना टाइम वेस्ट होता। और स्कूल में वैसे भी ज्यादातर बच्चे पढ़ाई नहीं ही कर पाते हैं, और आपको तो पता ही होगा कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो इस लॉकडाउन के कारण आपके पास पूरा समय है सेल्फ स्टडी के लिए। हाँ, कुछ मायनों में आप थोड़े अनलकी भी हो, और वो ये है कि 10th क्लास
बहुत स्पेशल क्लास होती है और इसमें हम लोग स्कूल में बहुत सारी मस्ती करते हैं और बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं। तो अगेन आपका स्कूल खुलेगा ही, अब पूरे साल तो बंद रहने वाला है नहीं, तो ये सारी चीजें उस समय कर लेना। बट प्लीज अभी सब कुछ भूलकर अभी पढ़ाई कर लो, क्योंकि एक बार स्कूल खुल गया तो फिर सब कुछ इतना तेजी से भागेगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी पढ़ लोगे तो उस समय आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से चिल कर पाओगे। तो इस लॉकडाउन का पूरा फायदा आपको पढ़ाई करके उठाना है। तो अब आप खुद से प्रॉमिस करो कि अब आप इस लॉकडाउन में मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। इस लॉकडाउन का आप कितना फायदा पढ़ाई करके उठा पाते हो, यही फैक्टर डिटरमाइन करेगा कि ये ईयर आपके लिए लकी है या अनलकी। अब कुछ लोग हैं जो इस लॉकडाउन को अभी तक वेस्ट करते आ रहे हैं और अभी भी आगे वेस्ट ही कर देंगे, तो उससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब स्कूल खुलेगा तो आपके सिलेबस इतने तेजी से भगाए जाएंगे कि आपको उस समय सांस लेने का भी फुर्सत नहीं मिलेगा। तो आप अभी पढ़ लो ताकि उस समय आप रिलैक्स रह सको। तो प्लीज प्लीज अभी भी आपने पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। टेंथ पॉइंट आता है गिव अटेंशन टू एवरी सब्जेक्ट। अब बहुत लोग ये करते हैं कि मेन जो सब्जेक्ट होती है, वैसे तो मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके, उसमें से भी लोग 3 ही सब्जेक्ट को पूरे साल पढ़ते हैं और वो 3 सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ, एसएसटी। तो आपको केवल ये नहीं करना है, आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको साथ लेकर चलना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कंप्यूटर हो। कम से कम आपको आधा घंटा रोज उन सारे सब्जेक्ट्स पे भी देना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो एग्जाम टाइम आपके पास ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। ये सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसपे आप कम टाइम देकर भी अच्छे से कमांड कर सकते हो। तो आपको हर एक सब्जेक्ट पर अटेंशन देना है। अगर आप शुरू से ही सारे सब्जेक्ट को साथ लेकर चलोगे तो जैसा कि मैंने कहा, लास्ट में आपको किसी भी तरीके का सडन प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा। कई बार होता है कि हम हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं और एकदम लास्ट में देखते हैं, और एकदम लास्ट में देखने पे हमें वहाँ पे कुछ एक सडन प्रॉब्लम मिल जाता है उस सब्जेक्ट में, तब हम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं। और ये भी मैं एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना है ताकि आगे आपको एग्जाम टाइम पे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। और जैसा कि मैंने कहा, जरूरी नहीं है कि जो आप मेन सब्जेक्ट को जितना टाइम दे रहे हो, मतलब जितना मैथ्स को दे रहे हो, जितना साइंस को दे रहे हो, जितना एसएसटी को दे रहे हो, उतना देने का जरूरत नहीं है। बस आधा घंटा ही इन सारे सब्जेक्ट्स को भी दे देना, इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो या फिर कंप्यूटर हो, इतना से ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन सारे सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना स्टार्टिंग से ही। इलेवेंथ पॉइंट आता है ट्राई टू कंप्लीट द होल NCERT बुक एट लीस्ट 2 टाइम्स। तो एग्जाम से पहले, मतलब फाइनल वाला एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम, उससे पहले आपको कम से कम 2 बार पूरा NCERT बुक कंप्लीट कर लेना है, सारे सब्जेक्ट्स का, उसके सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस, सब कुछ। अगर आपने इतना कर लिया फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है 95% प्लस स्कोर करने से। तो यस, आपको कम से कम 2 बार सारे सब्जेक्ट की NCERT बुक कंप्लीट कर लेनी है एग्जाम से पहले। यू आर नाउ रेडी टू रॉक ऑन। तो यस, अगर आपने इतना कर लिया फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है 95% प्लस स्कोर करने से। तो यहां पे मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स रह गया हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में उस पॉइंट को भी इंक्लूड कर लूंगा। और हाँ, अभी भी आपको कुछ डाउट्स हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं सोच रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊं,
तो वो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही। अंत में मैं आपको इस थॉट के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, एक बार जरूर पढ़ लेना।